आयुष फिर बंद हो गया। लोकेट एट हियर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 12.10 जिसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 400 सॉरी 400 नहीं 840 वॉट व्हेन हीटिंग। ये आप जोड़ रहे हैं बेचारे। मैक्सिमम रेट जो है 360 वॉट दे रखा है। तो सवाल है कि व्हेन द हीटिंग इज एट दैट ऑफ द मिनिमम, तो वोल्टेज उसकी 220 वोल्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो दो केस दे रखे हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन आप समझ रहे होंगे, कपड़े पे प्रेस करने वाला, प्रेस को बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसकी जो एनर्जी कंजप्शन रेट है वो लगभग 840 वॉट का है। जब वो मैक्सिमम हीट, यानी कि अगर आप उसको मैक्सिमम पे करते हो तो मैक्सिमम हीट पे वो इतनी वॉट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है आपकी। ठीक है, और दूसरा क्या है 360 वॉट तब है जब वो किस रेट पे हीट कर रहा है, मिनिमम। तो आपको पता है आपके घर में जो प्रेस होते हैं उसमें एक बटन होता है जिससे आप उसको कम ज्यादा हीट कर सकते हो। तो अगर आप मैक्सिमम करते हो तो लगभग 840 वॉट की एनर्जी कंजप्शन दे रहा है, और जब मिनिमम पे रखा हुआ है तो 360 की दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर वोल्टेज वहां पे 220 वोल्ट है दोनों ही केस के अंदर, तो आपको ये बताना है कि कितना करंट उस टाइम पे यूज हो रहा था और कितना रेजिस्टेंस जो है वो, ठीक है, ऑफर किया होगा उसने। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी इसमें किस तरीके से क्वेश्चन करना है। इसमें स्टेटमेंट थोड़ी आड़ी तिरछी दी होती है, बट फिर भी कोशिश करेंगे आपको समझाएंगे। आपको पता है कि पावर का अभी जो हमने पहले क्लास ली थी उसके अंदर पावर का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा था, ये वाला P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, ये और 10 अगर हम करंट मान के चले तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी से बन रहा है। ध्यान से देखिए, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू में करंट है। तो करंट को यहीं रखिए, v को इधर ले जाओगे तो अपोन में चला जाएगा। तो यहां से आप करंट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। आपको जो है पहले केस के अंदर मैक्सिमम रेट जब हीटिंग का था तो आपके पास जो है, ठीक है, आई का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, पी दे रखी है 840 और वोल्टेज वी दे रखी है 220। इसको आप डिवाइड कीजिए तो करंट आ जाएगा 3.82 एम्पियर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जो कि होम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप तुम यहां से देखो तो V 220 है और करंट अभी अभी हमने निकाला था 3.82, इसको अपॉन में ले लो। और अब 220 को अगर आप 3.82 से डिवाइड करेंगे तो 57.60 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाता है। ये पहले केस में हो गया। ओके, दूसरे केस में हमारे पास हीटिंग मिनिमम थी, तो मिनिमम के लिए हमें फॉर्मूला वही रखना है करंट वाला। बेटा ये आवाज बंद कर दो, अपने म्यूट रखेंगे सारे बच्चे। तो करंट का फॉर्मूला फिर से वही, दैट इज P अपॉन में V। P आपके पास 360 है, पावर 360 है, और आपकी जो वोल्टेज है वो 220 है। फिर से आप इसे डिवाइड करेंगे, डेसिमल में वैल्यू निकलेगी 1.64 एम्पियर। ये करंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से V अपॉन आई। V आपके पास 220 कांस्टेंट है दोनों ही केसेस के अंदर। करंट आपने अभी अभी इस केस के लिए निकाला है 1.64, पहले वाला करंट पहले केस के लिए था। इससे डिवाइड करेंगे तो 34.15 ओम ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये जरूरी नहीं कि दोनों केस हो, सिंगल केस में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे जिस पे तुम्हें ध्यान देना है वो है इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले, कि पावर का फॉर्मूला क्या है और इसी पावर के फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला जो था, ये एक्चुअली मैं माउस से ही ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा क्लियर राइटिंग नहीं हो पाएगी, फिर भी कोशिश करते हैं। ये था हमारा v इंटू में आई। तो अगर आपको किसी को आई निकालना है तो आई को निकालने के लिए वो क्या करेगा, P यहाँ पे है उसके पास ऑलरेडी, और ये V जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहीं से हमारा करंट का फॉर्मूला बना था। अगर आपको R का फॉर्मूला निकालना है तो R का फॉर्मूला होम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, R इज इक्वल टू होता है आपके पास V अपॉन आई। ये मैं फॉर्मूले मैंने तुम्हें पहले भी दे रखे थे, शीट्स भेजी हुई थी, और अगर आपके पास नहीं हो तो मैं दोबारा इसको एक बार तुम्हें दोबारा भेज दूंगा। तो ये जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले, वो तुम्हारे कम से कम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर तुम्हारा 7 नंबर का है, उन 7 नंबर के अंदर 3 नंबर तुम्हारे न्यूमेरिकल के रहने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, वो न्यूमेरिकल कहीं से भी बन सकता है, कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है या इनडायरेक्ट भी आ सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 होम रेजिस्टेंस। यानी कि ये जूल का मतलब क्या है, एनर्जी। क्योंकि आपको पता है जहां पे जूल आ गया, जूल का मतलब होता है एनर्जी। तो 100 जूल एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस हो रही है हर 1 सेकंड में, जब रेजिस्टेंस कितना है
4 ओम्स है। आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस रेजिस्टेंस में कितना है, मतलब आपको V निकालनी है यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट द V। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में चीजें दी होती है आप उनको क्या कर दो, उनको मेंशन कर दीजिए। समझ में आ गई बात, उनको आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जूल है वो हीट का फॉर्म दिया हुआ है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते हो इस बात को। तो हीट इज इक्वल टू 100 जूल। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 4 ओम, ठीक है। टाइम हमें दे रखा है ईच सेकंड, दैट इज 1 सेकंड, और हमें वी निकालना है। तो यहाँ पे आपको अब ध्यान ये देना पड़ेगा कि इक्वेशन यानी कि कौन से फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो हीट के हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा गया है क्या, we have to find the potential difference across the resistance। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो है I इज इक्वल टू एच अपॉन में R इंटू टी वाला, ठीक है। ये रूट में दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे, H आपको दे रखा है 100 जूल, ठीक है। R आपको दे रखा है 4 ओम, टाइम आपको दे रखा है 1। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, 4 के टेबल में 100 कितने पे करता है, 5 पे करता है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो होगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, हाँ एग्जैक्टली ये रूट आ रहा है यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये अगर काटेंगे हम तो ये रूट में कितना आएगा, 25 आएगा बेटा। ये 25 आएगा। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ढंग से क्योंकि मुझे ये माउस से ड्रॉ करना पड़ रहा है। अब 25 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या आता है, 5 आता है। तो 5 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। गॉट इट। सो ये हमें इसमें करंट मिल गया। अब तुम बोलोगे सर इसमें करंट तो पूछा नहीं था, लेकिन करंट हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो अगला फॉर्मूला वी निकालने के लिए उसमें हमें पहले आई चाहिए। समझ में आ गई बात। तो V इज इक्वल होता है I इंटू आर। ये फिर से आपके पास क्या है, ओम्स लॉ आ रहा है। तो यहाँ पे V निकालने के लिए I हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, 5 R हमारे पास दे रखा था। तो 5 4 से 20 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसमें। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कि अगर आप लोगों ने, आप सभी बच्चों ने हीटर देखे होंगे जिसमें खाना पकाते हैं या हाथ सेकने के लिए भी यूज करते हैं, उसमें एक वायर तो वो लगी होती है जो आप प्लग में लगाते हैं और वहां से वो करंट लेके आती है हीटर तक, उसको कोड वायर कहते हैं, ठीक है। दूसरी वायर वो होती है जो हीटर के अंदर लगती है, जो ग्लो करती है। तो हीटर के अंदर लगी हुई वायर और जो कोड में लगी हुई वायर है, उन दोनों में भी आपसे ये पूछ रहे कि एक में तो हीट करने पे वो ग्लो करती है, लेकिन जो दूसरे वाली जो करंट लेके आ रही है वो क्यों नहीं हीट करती। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, डिफरेंस इसमें है किसका, कंडक्शन का। तो जो कोड वायर है इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, मिनिमम होता है। तो वहां पे हीट जनरेट नहीं होती, मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। तो हीट का कारण ही रेजिस्टेंस होता है, तो वो आसानी से करंट को आने देता है। दैट्स वाई वहां पे किसी भी तरीके की हीट नहीं होती और वहां पे ग्लो का भी कोई या मेल्ट होने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो हम हीटिंग एलिमेंट की वायर यूज करते हैं वो कैसी होती है, वो एक स्पेशल रेजिस्टेंस वायर होती है। उस रेजिस्टेंस वायर को हम क्या कहते हैं, निक्रोम। मैंने आपको ये बात क्लास में बताई थी, निक्रोम, ठीक है। इट इज कॉल्ड निक्रोम, NICH, ठीक है, ROM, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ये बड़े अजीब गरीब तरीके से लिखी जा रही है, मेरे पास मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इससे। ओके, नाउ कंप्यूट द हीट। अब यहाँ पे ये इसका ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग में आने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से 2 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा बेटा, और दूसरा जो सवाल आएगा वो रीजनिंग बेस्ड होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से दे रहे तो 1 नंबर का आपको रीजनिंग का क्वेश्चन भी देंगे। अब आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें पूछा गया, यू हैव टू कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है इसमें क्या दे रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या कैलकुलेट करना है और उसके बदले में हमें दिया क्या क्या है वो देखना है। कंप्यूट करना है, किस क्या कंप्यूट करना है, हीट कंप्यूट करनी है हमें, यानी कि हमें हीट एनर्जी निकालनी है। कब निकालनी है, जब इतने कूलम, कूलम का मतलब समझ ना, यहाँ पे ये चार्ज दे रखा है हमें, इतने कूलम चार्ज दे रखा है, ठीक है। और वो 1 आवर, टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये दे रखा है। तो अब सोच के देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हीट का आपको लगाना है। हीट के आपको 3-4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ ऊपर, हीट के फॉर्मूले। हमें अब तुम्हें देखने वाली बात ये कि तुम्हें देखना क्या है इसमें, देखना ये कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज, क्वेश्चन में दे रखा है टाइम, क्वेश्चन में दे रखा है वोल्ट। तो अब पीछे जाइए और हीट के फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, हीट के फॉर्मूले पे फोकस कीजिए जो हमने हीटिंग इफेक्ट के लिए पढ़ा था। ये रहा फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये बनता है, कई एंगल से फॉर्मूले बनते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके आपको ये रहा, एक ये फॉर्मूला आपका, लुक एट दिस वन, एक ये फॉर्मूला रहा।
तो ये क्वेश्चन आप इनके बेस पे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुम्हें कल आएंगे नहीं बेटा, वो मैं दोबारा तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास लिखने का सिस्टम नहीं, तो मैं सॉल्व करके तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस है 20 ओम का, अब ये आपको आर दिया हुआ है, करंट आपको आई इतना दे रखा है, आपको हीट निकालनी है। तो वही 3-4 फॉर्मूले जो हीट के, उन्हीं को आपको जो है डिफरेंट वे में कि जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा फॉर्मूला वहां पे लगाना है। आपको याद होगा कल की क्लास में, जो कल की वीडियो हुई थी, उसमें मैंने स्पेशली सारे फॉर्मूले आपको मेंशन करवाए थे, और उसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे है, जिन बच्चों ने वो देख लिया होगा वो दोबारा उन्होंने नोट कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो आज देख लीजिएगा। ये वाला आज का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, सारे के सारे जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से जब चाहो देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, दोबारा अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये दो काम, दो न्यूमेरिकल आप ट्राई करोगे, और कल की क्लास में अगर तुमसे नहीं हो रहे होंगे तो यू विल, ठीक है, आस्क अगेन। तो मैं कोशिश करूँ इनको जो है लिख के रखूँ, और तो मैं इसको वीडियो स्क्रीनशॉट इसका दे सकूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके सामने नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने अभी अभी ये जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का था। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल का मतलब है जो आप रोज यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है। आपको याद होगा जब हमारे स्कूल चल रहे थे, अभी तो स्कूल के टाइम में मैंने आपको क्लास में ये बात बताई थी कि किस तरीके से कूलर का एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो कूलर है वो दो डिफरेंट टाइप की कंपनी के हमने डिस्कस किए थे, और उसमें हमने पता लगाया था कि जो मटेरियल है उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है कि आपका जो कंजप्शन है एनर्जी का वो किस रेट पे होगा या कितना होगा। तो अब यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, पहले तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है, जनरेशन ऑफ हीट in a conductor is inevitable consequence of electric current। हीट जो जनरेट होता है वो इनएविटेबल है, मतलब इसको हम नहीं चाहते कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जिस सर्किट में से जा रहा है वहां हीट पैदा हो, क्योंकि हमें हीट चाहिए नहीं वहां पे। बट बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हीट जनरेट होने लगती है। म्यूट करें ये जो भी बच्चा अभी कनेक्ट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कई बार आपके चीजों को खराब करने लगता है। लेकिन कुछ जगहों पे हमें जो है हीट चाहिए होती है, बिजली से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके हम हीट पैदा करते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक हीटर है। यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रिंसिपल के पीछे जो काम करता है वो जूल की हीटिंग इफेक्ट काम करता है। जूल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हीटिंग इफेक्ट का रूल दिया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी चीज से तो उससे हीट जनरेट होने लगती है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने एक बल्ब की बात की थी, और वो बल्ब का नाम क्या था, टंगस्टन, जिसमें लगा होता है। सिंपल बल्ब जो पहले यूज हुआ करते थे, टंगस्टन हो गया, निक्रोम हो गया, ये दो ऐसे डिवाइसेस है जिनके अंदर हम हाई रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस वायर हीट को जनरेट करती है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो खामा खा की रामायण भरी होती है, ये बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। और कल क्या बताया था कि जो बल्ब होते हैं उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है आपका फिलामेंट जो किसका बना होता है, टंगस्टन का। दूसरा होता है ग्लास जो उसको कवर करता है, और तीसरी होती है उसके अंदर एक इनर्ट गैस जो कि आर्गन हो सकती है या फिर नाइट्रोजन होती है, बिकॉज ये दोनों ही चीजें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। और खासियत क्या बताई थी मैंने आपको टंगस्टन की, कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से टंगस्टन आसानी से पिघलता नहीं है, और काफी ज्यादा हीट को रेजिस्ट करके आपको जब वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है तो उसी से लाइट निकलती है। ऐसे बल्ब को जो है, ये देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है इस जगह पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये वाला, ठीक है। मैं इसके कलर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा, दिस वन, ठीक है। तो ये जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो टंगस्टन से बने होते हैं। और जो आपके हीटर होते हैं उसके जो फिलामेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, दैट इज निक्रोम वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो मैं तो ध्यान से सुनिएगा। अनदर कॉमन एप्लीकेशन जूल हीटिंग इफेक्ट की जो होती है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्यूज, या किस प्रिंसिपल पे काम करता है टंगस्टन या फिलामेंट बल्ब का, तो आपका आंसर होगा जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है उस पर ये काम कर रहे होते हैं, समझ गए। तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज भी आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। आज के टाइम में हम फ्यूज यूज नहीं करते, उसकी जगह पे और चीजें आ गई जिनको बोलते हैं एमसी, ठीक है। एमसीबी बोलते हैं, उसको जो है कई चीजों से, जिनको डीपीबी बोलते हैं, कि आप जैसे ही करंट ज्यादा आएगा ऑटोमेटिकली ड्रिप कर जाएगी वो। तो आजकल चीजें बेहतर होगी, लेकिन पहले फ्यूज होते थे जिसमें तार बांधनी पड़ती थी और फिर उसे कनेक्ट किया जाता था।
राइट। तो फ्यूज जो है वो सीरीज में लगाया जाता है। कुछ बातें इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। फ्यूज को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं डिवाइस में, सीरीज में, ताकि करंट अगर ज्यादा है तो फ्यूज की वो वायर मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, आपका सर्किट सेफ होगा, मतलब आपके घर में आग नहीं लगेगी। तो दैट्स ए पीस ऑफ मेटल एक्चुअली जो उसमें लगाना पड़ता है। और याद रखिएगा, ये जो फ्यूज बना होता है वो किसका बना होता है, ये एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन तीन चीजों का एक तरीके से एलॉय पार्ट है। ये एलॉय है, ये एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, ये तीनों मेटल का कॉम्बिनेशन बना के एक वायर बनाई जाती है। उसी को फ्यूज वायर के रूप में यूज किया जाता है कि अगर करंट ज्यादा आएगा, 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आएगी, ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो मेल्टिंग वायर होगी, या कह लीजिए फ्यूज वायर है, वो मेल्ट हो जाती है और आपका सर्किट सेफ होता है। तो इनको जनरली, ठीक है, घर के बाहर जहां मीटर लगा होता है वहां पे ये फ्यूज कनेक्ट किए जाते हैं। आजकल ऑटोमेटिक आते हैं कि ज्यादा करंट आएगा तो हीट की वजह से ड्रिप कर जाएंगे और ऑटोमेटिकली बिजली कट हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो सारे बच्चे बड़े ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ये देखिए यहाँ पे एक और चीज देखिए, फ्यूज वायर जो है वो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरों के अंदर यूज होती है, और इनके पर्पज अलग अलग रेट के फ्यूज आते हैं बेटा। 1 एम्पियर का आता है जहां पे बहुत कम आपको करंट चाहिए, 2 एम्पियर का आता है, 3 एम्पियर का आता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर मैक्सिमम होता है। जहां पे आप अपने घर में जो है एसी कनेक्ट करते हो, या जहां पे आप कूलर कनेक्ट करते हो, वो लगभग 10 से 15 एम्पियर का पावर सॉकेट होता है। जहां पे आप अपने छोटे मोटे मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी कनेक्ट करते हो, या बाकी छोटी मोटी गैजेट्स लगाते हो, वो जनरली आपका जो है 3 से 5 एम्पियर के सॉकेट्स होते हैं। आप अपने घर में आप चेक कर सकते हो, जो वो सॉकेट होगा उसके ऊपर जस्ट लिखा होता है कि वो कितने एम्पियर का होता है। तो ये आपसे इस तरीके के डेली बेस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का या लोगों जो कह लीजिए एजुकेशनिस्ट का, वो यही आइडिया है कि हमारे बच्चों को बेसिक चीजों की नॉलेज है या नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे आप आम भाषा में प्रेस कहते हो, इसके अंदर लगभग 1 किलो वॉट, 1 किलो का मतलब है 1000, और वॉट का मतलब हो गया ये यूनिट है किसकी, एनर्जी की। तो अगर हमारे घर में कोई भी चीज लग रही हो और उसको उस पे लिखा हो 1 किलो वॉट, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे तक अगर आप उसे चलाओगे तो वो लगभग क्या करेगा, 1000 वॉट बिजली कंज्यूम करेगा। और इंडिया के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई आती है घरों के अंदर, वो 220 वोल्ट की होती है। करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो होती है आपकी 50 हर्ट्ज की। एक्चुअली 100 होती है, लेकिन ऑल्टरनेशन में उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 50 काउंट की जाती है। इनके बेस पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, समझ गए। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी है, जो मैंने इसमें ग्रीन हाईलाइट किए, वो पॉइंट सारे के सारे ध्यान देने वाले पॉइंट है। आपको एग्जाम में उनमें से चीजें पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की। अब हमारा ये एक आखिरी टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिक पावर का। यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो काफी सारे आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूले मिल रहे हैं। मतलब ये टॉपिक भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो टॉपिक है जो आपके घर में बिजली है ना, आपके घर में जो मीटर लगे हुए, वो सारी कहानी आप यहाँ से समझ सकते हो। आप अपने घर की खुद की बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप ध्यान से समझोगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये बता रहे कि यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस, मतलब पहले की क्लासेस में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो उसमें हमने पढ़ा था द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये पावर की डेफिनेशन है आपकी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो इसी को हम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। मतलब हमारे बिल, जो बिजली के बिल आते हैं, वो ये बताते हैं कि हमने महीने भर में कितनी पावर कंजप्शन की है। आपके घर में जितने भी गैजेट्स या जितनी भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो जो रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को हम कहते हैं कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इक्वेशन हमें एक एक करके समझनी है। जैसे 12.21 ऊपर थी एक इक्वेशन, और इसी और ये इक्वेशन ये थी हमें, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला है हमारा। पावर इज इक्वल टू होती है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं। तो सिंपल टर्म में पावर को ऐसे भी समझ सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड पावर। ऑलराइट। तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो कंजप्शन होता है एनर्जी का, वो हम इसी न्यूमेरिकल या कह लीजिए इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं पावर की। और पावर को हम दूसरे, अब इसी तो देखो दो फॉर्मूले इसके आगे बनने वाले। पावर सिंपल टर्म में V इंटू आई थी, और आपको याद है कि V की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, आई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू में
अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है तो भी पावर कैलकुलेट। अब ये डिपेंड करता है, इसीलिए आपको तीनों फॉर्मूले आने चाहिए कि न्यूमेरिकल में जो चीजें दी हुई है, अगर आपको V और I दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको R दे रखा है और I दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको जो है ठीक है V दे रखा है और R दे रखा है तो आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा। ये तीन डिफरेंट है, तो क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा इसमें से मैथमेटिकल फॉर्मूला चुनना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब एक और बात ध्यान से दीजिए, ऐसा यूनिट जो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर की वो होती है बेटा वॉट, एंड इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दैट ऑफ द डिवाइसेस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये तुम अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, बिकॉज दे आर द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, या ऐसे भी पूछा जाता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है अगर 1 वोल्ट का जो 1 एम्पियर का करंट कंज्यूम हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो आप समझ लीजिए कि पावर कितनी होगी? 1 वॉट होगी। तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन है तुम्हारे, दिस इज 1 वॉट डेफिनेशन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखिए आगे, यूनिट जो होती है ये वॉट में काउंट की जाती है, और इसका ऐसा यूनिट जो हम अप्लाई करते हैं वो सिंपली क्या लगाते हैं, ये कुछ इस तरीके से लगाते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कैपिटल W आपको जो ये किसका सिंबल है? ये वॉट का सिंबल है, समझ गए। और वॉट किसकी ऐसा यूनिट है? पावर की है, ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पे, ठीक है। तो ये बोल रहे कि जो वॉट है वो बहुत स्मॉल यूनिट है। क्यों है स्मॉल यूनिट? ये देखो, ये मैथमेटिकली आप यहाँ देखिए 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट में से, तो पावर का कंजप्शन कितना होगा? 1 वॉट का होगा। तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन हो जाती है सिंपल टर्म में, और ये आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। आगे देखिए अब ये जो नीचे टॉपिक तुम्हें दिखाई दे रहा है दिस वन, ये सीधा 2 नंबर में आता है कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप पूछी जाएगी आपसे? आपसे पूछी जाएगी 1 किलोवाट आवर एंड जूल। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलो मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट की कोई भी चीज अगर 1 घंटे तक चलाई जा रही है तो वो कितने जूल एनर्जी कंज्यूम करेंगी? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो ये रिलेशनशिप है, मतलब आपको प्रूव करना होता है कि प्रूव कीजिए कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्विवेलेंट होता है। तो आप पहले लिखोगे 1 kWh इक्वल टू में 1 किलो की जगह पे आता है 1000, डब्ल्यू की जगह पे वॉट हो जाएगा, और आवर में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, और 60 मिनट होते हैं। तो 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 सेकंड्स। इनको आपको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये 3620, उसके आगे 3 जीरो और लग जाएगी, और फिर जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना शिफ्ट करोगे? 6 प्लेस इधर शिफ्ट करोगे, इसलिए 10⁻⁶ हो जाएगी, और ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं, ध्यान देना इन बात पे। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है उसे भी बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज मच लार्जर यूनिट कॉल्ड द किलोवाट। तो जो तुम्हारे घर में जो बिजली के मीटर लगे हुए ना, उसमें जो यूनिट आती है वो उसमें आपको लिखा मिलेगा kWh। आप अपने घर में आज ही चेक कर लेना, उसमें ऊपर जहां मीटर घूम रहा होता है वहां पे kWh लिखा मिलेगा। kWh का मतलब समझ रहे हो? किलोवाट। यस सर। और ये किलोवाट आवर का मतलब है कि अगर मान लो तुम्हारे घर में एक एसी लगा हुआ है जो कि 1 टन का है, तो 1 टन का मतलब हो गया 1000 वॉट। तो अगर वो एसी आपका 1 घंटे तक चल रहा है, 1 आवर चल रहा है, तो समझ लो वो कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट को हम क्या पढ़ेंगे? 1 किलोवाट आवर, समझ गए। तो इट इज इक्वल टू 1000 वॉट के बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट होता है पावर एंड टाइम का। ये फॉर्मूला हमने यहाँ थोड़ी देर पहले देखा है, ऊपर देखो ये वाला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये होता है। ये बात यहाँ पे लिख रहा है पावर एंड टाइम को। तो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर, इसीलिए जो एनर्जी की यूनिट है वो वॉट आवर में ही कैलकुलेट होगी। समझ में आ गया? और 1 वॉट आवर की डेफिनेशन फिर से देख लो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी से सीधे सवाल आने वाले। 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। अगर 1 वॉट पावर को 1 घंटे तक यूज किया जाए तो उसे बोलेंगे 1 वॉट आवर, और अगर 1000 वॉट को 1 घंटे तक यूज किया जाए तो उसे बोलेंगे 1 किलो वॉट आवर। ध्यान से समझिएगा दोनों बातों को। और जो बिजली की यूनिट आती है वो किस में आती है? kWh में आती है। K फॉर किलो, W फॉर वॉट, H फॉर आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वॉट 1 घंटे के लिए कंज्यूम हो रहा है। आपके घर में कोई हीटर है, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने कोई हीटर खरीदा और उस पर लिखा है कि ये हीटर 1000 वॉट का है, तो मतलब अगर उस हीटर को आप 1 घंटे तक ऑन करके रखते हो तो वो आपके बिजली का 1 यूनिट का बिल बढ़ा देगी, मतलब वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1000 वॉट फॉर हाउ लॉन्ग? 1 आवर, समझ गए। उसके बाद अब आगे देखिए, मेनी पीपल
think that of the electron are consumed in an electric circuit and this is wrong. याद रखना, बहुत सारे या हम सभी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जब बिजली जलती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, लेकिन तुम वो लॉ याद करो जिसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही वो, ठीक है, खत्म होती है, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन आपके कंज्यूम हो रहे, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते, बल्कि क्या होता है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं जो बोर्ड पे आता है इलेक्ट्रिक कंपनी को, दैट इज द एनर्जी जो आपके डिवाइसेस में से इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती है और उसमें से उन गैजेट्स के अंदर, चाहे वो बल्ब है, फैन है, इंजन है या फिर कुछ भी है, ठीक है, वो कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आर समझ रहे हो, ठीक है, रेजिस्टेंस के रूप में वेस्ट होती है, उसी का बिल हमें पे करना पड़ता है। तो सोच के देखो, अगर किसी के घर में ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट लग जाए जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो उनके घर में बिजली का बिल क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जो गरीब लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं जी हमारे घर में तो 2 बल्ब लगे हुए हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं या एक कूलर चल रहा है, फिर भी इतना बिल आता है। तो उसकी अब सीधी सी कहानी तुम समझ गए हो कि बिजली विभाग उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है। असल में उनके घर में जो पंखे लगे हैं वो भी सबसे लोअर क्वालिटी के होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे, सिंपल सी बात है। उनके घर में जो कूलर है वो भी सस्ते क्वालिटी के हैं, जिसके अंदर जो सर्किट है उसके जो वायर है वो बहुत ही खराब क्वालिटी के, तो उसमें भी प्रॉब्लम ऐसी होगी, इसी वजह से उन लोगों का बिल ज्यादा आता है। लेकिन जिन लोगों के घर में अच्छे क्वालिटी की चीजें लगी होती है वहां पे कंजप्शन जो एनर्जी का यानी कि रेजिस्टेंस उन चीजों में कम होगा, तो बिजली का बिल भी डेफिनेट सी बात है कम रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास आई थिंक 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड 220 वोल्ट के अंदर और करंट इसका इतना है, तो आपको पावर निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला, आपने पावर का V इंटू आई देखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वॉट में, जूल पर सेकंड का मतलब वॉट ही होता है। अगला देखिए, आपके एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वोट का है, 8 घंटे के लिए चलाया जाता है और जो कॉस्ट है उसकी वो 30 दिन की निकालनी है, 3 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से। ये वही है जो आप अपने घर की बिजली का बिल निकाल सकते हो। तो देखिए, टोटल एनर्जी कंज्यूम जो रेफ्रिजरेटर की वो 30 दिन के लिए निकालनी है। आपको पता है कि एक दिन में 400 वोट कंज्यूम कर रहा है, 8 घंटे के लिए रोज चल रहा है, 30 दिन तक काम कर रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इतने वॉट आवर आ जाएगा। इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 96 किलोवाट आवर हो जाएगा, यानी कि 96 यूनिट उसको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो अब इस 96 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक यूनिट जो है 3 रुपए की है, तो कितनी यूनिट हो जाएगी, 96 यूनिट को 3 से किया तो लगभग 288 रुपए का बिल आपको एज ए बिजली का पे करना पड़ेगा। और ये टेक्निक आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो कि आपके घर में कितनी कितनी चीजें कितने